तो वो बोला कि मैं तो कुत्ते पर ही ट्रेन चलाने गया था, ट्रेन देखिए कुत्ता खेत में भाग गया। ठीक है ना, तो ड्राइवर अपने लक्ष्य पर पूरी तरीके से अडिग था। तो अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। जब भी कभी कोई सिस्टम वर्क डन करता है तो उस वर्क डन के पीछे वजह होती है किसी प्रोसेस को करने के लिए कोई फोर्स अपोजिंग लग रहा होता है। अगर मान लो नीट का पेपर नहीं होना होगा तो मैं ये क्यों पढ़ाऊंगा और ये तुम क्यों देखोगे? तुम देख रहे हो कि तुम्हारे सिलेक्शन को अपोज करने के लिए नीट का पेपर है जिसको तुम्हें बीट करना है। छोटे से मूवमेंट में बच्चों छोटा सा वर्क डन हुआ है डीवी का। मैं ये चाहता हूं कि इस पिस्टन को मैं यहां से लेकर यहां तक ले जाऊं। इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है और मैं चाहता हूं कि मैं इस पिस्टन को खींच के यहां तक ले जाऊं। हेलो मेरे प्यारे रफ्तारियंस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी? और बताएं क्या हो रहा है। थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर 3 को लेके एक बार दोबारा से आ गए हैं आपके सामने। और बच्चों आज क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या फ्लॉट थर्मोडायनामिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। 4 लॉ होते हैं बेसिकली थर्मोडायनामिक्स के अंदर, ज़्लॉट, फ्लॉट, स्लॉट और क्लॉट। 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है ना। तो आज हम लोग ज़्लॉट और फ्लॉट की बात करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों को ज़्लॉट और फ्लॉट के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है ना बच्चों। और आज के लेक्चर के शुरुआत में आज का जो मोटिवेशनल संदेश है वही है कि जिंदगी में हमेशा अपने लक्ष्य पर अड़िग रहना चाहिए। अपने लक्ष्य पर अड़िग रहना चाहिए, अपने लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए। जो भी आपका लक्ष्य है उस पर आप अड़िग रहें। एक बार एक रेल जा रही थी, ट्रेन जा रही थी, पटरी से उतर गई, एक्सीडेंट हुआ, काफी लोग घायल हुए। इंक्वायरी बैठी तो ड्राइवर को बुलाया गया। अधिकारियों ने पूछा आप तो इतने एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, सालों से ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, पटरी से कैसे उतर गई ट्रेन? तो वो बोला सर सब कुछ सही था, मैं आराम से ट्रेन लेके जा रहा था, सामने पटरी पर कुत्ता आ गया। तो एक अधिकारी बोला आप पागल हैं, आपने हजारों लोगों की जान एक कुत्ते के चक्कर में जोखिम में डाल दी, आप कुत्ते पर ट्रेन चढ़ा देते? तो वो बोला कि मैं तो कुत्ते पर ही ट्रेन चढ़ाने गया था, ट्रेन देखिए कुत्ता खेत में भाग गया। ठीक है ना। तो ड्राइवर अपने लक्ष्य पर पूरी तरीके से अडिग था। तो अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, लक्ष्य को चेंज नहीं करना है ना। अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं, अपनी मेहनत के तरीके को चेंज कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य अपना वही है, डॉक्टर बनना। तो डॉक्टर बनने के लिए शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। कल मैंने आपको पढ़ाया था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। और मोटा मोटी एक बात जो हमें यहां पे काम आएगी, मोटा मोटी एक बात जो हमें यहां पर काम आएगी, इनफैक्ट मोटा मोटी एक बात नहीं, 2 बातें हमारे जो काम में आएंगी, वो 2 बातें मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि आज के लेक्चर में वो 2 बातें मैं यूज करूंगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है सडन सिंगल स्टेप यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। सडन सिंगल स्टेप यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस होती है क्वासी स्टैटिक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। ठीक है ना। P एक्सटर्नल हमेशा P गैस के बराबर और यहां पर P एक्सटर्नल हमेशा कांस्टेंट। ठीक है। यहां पर P एक्सटर्नल हमेशा कांस्टेंट। क्लियर है मेरी बात? तो ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे। लास्ट लेक्चर में एक दीदी कमेंट में लिखती है सर में एनर्जी कम है, वो पढ़ने नहीं आती है, वो सर का मुजरा देखने आती है। तो पढ़ाई पर ध्यान दें, मेरी एनर्जी पर ध्यान ना दें। मैं काफी स्टेबल हूं, मेरे अंदर एनर्जी कम है क्योंकि मैं काफी स्टेबल हूं, मोटा हूं ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। तो मुद्रा देखने पर ध्यान ना दें, पढ़ने पर ध्यान दें क्योंकि मैं भी पढ़ाने पर ही ध्यान देता हूं। ठीक है ना दीदी? तो खैर, अब आज लोग दीदी को सर्च करेंगे और स्पैम मारेंगे दीदी के ऊपर, और इतना स्पैम मारेंगे, इतना स्पैम मारेंगे कि दीदी को धुआं धुआं कर देंगे, है ना। खैर कोई बात नहीं। सडन सिंगल स्टेप यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक बाई डायरेक्शनल, मल्टी स्टेप प्रोसेस या इनफाइनाइट स्टेप प्रोसेस, है ना। मल्टी स्टेप भी लिख दो प्रोसेस। ठीक है ना। और P एक्सटर्नल इसमें होता है कांस्टेंट। क्लियर है? ये कल मैं आपको बता चुका था। इतनी कहानी कल हमने डिस्कस कर ली थी, ये कहानी कल मैं आपको समझा चुका था। ठीक है भाई साहब। अब आइए बात करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं पीवी वर्क का।
हाउ टू कैलकुलेट पीवी वर्क और एक्सपेंशन वर्क। हाउ टू कैलकुलेट पीवी वर्क और एक्सपेंशन वर्क। ठीक है ना, पीवी वर्क क्या होता है और एक्सपेंशन वर्क एक ही बात है। आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें कि पिस्टन लगा हुआ है। इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? वो है ए। इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? वो है ए। विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल प्रेशर, with the help of an external pressure P external, आप इस पिस्टन को थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो ये DL की डिस्टेंस से नीचे मूव कर जाता है। कितना मूव कर जाता है? ये DL की डिस्टेंस से कहां मूव कर जाता है? नीचे मूव कर जाता है। ठीक है ना, इट मूव्स बाय द डिस्टेंस ऑफ DL। ठीक है, पिस्टन को ऐसे देखिए, ऐसे 3D में सोचेंगे पिस्टन को। ये इसका एरिया है A और ये पिस्टन DL की डिस्टेंस से नीचे मूव कर जाता है और यहां आ जाता है। दिस पिस्टन मूव्स बाय a डिस्टेंस ऑफ DL एंड कम्स हियर। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से मूवमेंट होता है। इसको आप लोग 3D में विजुअलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी कभी कोई सिस्टम वर्क डन करता है तो उस वर्क डन के पीछे वजह होती है किसी प्रोसेस को करने के लिए कोई फोर्स अपोजिंग लग रहा होता है। तो यहां पर इस पिस्टन को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पिस्टन को नीचे आने से रोकने के लिए गैस एक फोर्स लगा रही है जिसे पी गैस कहते हैं। इस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए ही आपको पिस्टन को दबाना पड़ रहा है। अगर ये प्रेशर यहां ना होता तो आपको पिस्टन को दबाना नहीं पड़ता, पिस्टन अपने आप ही नीचे की तरफ पहुंच जाता। लेकिन आपको पिस्टन को दबाना पड़ा। क्यों दबाना पड़ा? पिस्टन को आपको दबाना पड़ा। क्यों दबाना पड़ा? क्योंकि जो पिस्टन है वो क्या हो रहा है? प्रेस हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि गैस का प्रेशर लग रहा है। जब कभी अपोजिंग फोर्स नहीं होता है तो कभी वर्क डन भी नहीं होता है। अगर तुम्हें नीट का पेपर नहीं देना हो तो तुम ये लेक्चर क्यों देखोगे? अगर मान लो नीट का पेपर नहीं होना होगा तो मैं ये क्यों पढ़ाऊंगा और ये तुम क्यों देखोगे? तुम देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे सिलेक्शन को अपोज करने के लिए नीट का पेपर है जिसको तुम्हें बीट करना है, और नीट को बीट करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? ये लेक्चर देख रहे हो, है ना? खैर, पिस्टन के छोटे से मूवमेंट में छोटा सा वर्क डन होगा तो वर्क डन इन स्मॉल मूवमेंट, पिस्टन के छोटे से मूवमेंट में छोटा सा वर्क डन होगा DW, वो होगा माइनस F इंटू DS। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो तुमने F का फोर्स लगाया, F इंटू DL का डिस्प्लेसमेंट है, F का तुमने फोर्स लगाया तो F इंटू DL। माइनस क्यों लगाया वो आगे समझ में आ जाएगा। F की जगह लिख सकता हूं प्रेशर इंटू एरिया, P एक्सटर्नल इंटू A इंटू DL। फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया, या प्रेशर होता है फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। तो 8 इंटू DL को क्या लिख सकता हूं? A के एरिया वाला पिस्टन DL के डिस्टेंस से मूव किया तो क्या ये क्यूबॉइडल वॉल्यूम DV का मूव कर गया? ये इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा? DV, एरिया इंटू थिकनेस ADL। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं DW बराबर माइनस P एक्सटर्नल DV। छोटा सा वर्क डन हुआ है, ये छोटे से मूवमेंट में छोटा सा वर्क डन DV का हुआ है। छोटे से मूवमेंट में बच्चों छोटा सा वर्क डन हुआ है DV का। मैं ये चाहता हूं कि इस पिस्टन को मैं यहां से लेकर यहां तक ले जाऊं। इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है और मैं चाहता हूं कि मैं इस पिस्टन को खींच के यहां तक ले जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं इस पिस्टन को खींच के यहां तक ले जाऊं जहां पर इसका फाइनल वॉल्यूम V2 हो जाए। तो अगर मैं V1 से V2 तक ले जाना चाहता हूं तो छोटे से मूवमेंट D का वर्क डन मेरे को पता है। यहां से लेकर यहां तक जाने में बहुत सारे वर्क डन होंगे, यहां से लेकर यहां तक जाने में बहुत सारे वर्क डन होंगे।
तो यहां से लेकर यहां तक जाने में जब बहुत सारे वर्क डन होंगे बेटे, तो टोटल वर्क डन W बराबर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ DW, सारे वर्क डन को जोड़ दिया, तो सारे वर्क डन को जोड़ने पर यह बन गया W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल DV। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है वर्क डन का, V1 टू V2 P external into DV. It is the general formula of the work done. It is the general formula of the work done. ठीक है। अब वर्क डन जब करोगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी, और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की वजह से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो तरह की होगी, या तो प्रोसेस इरिवर्सिबली करोगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस करोगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल होता है कांस्टेंट। भाई तुमने सारे के सारे छोटे छोटे डीडब्ल्यू को जोड़ा, छोटे छोटे डीडब्ल्यू को जोड़ने का मतलब इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन का मतलब नागराज को बुला लिया। नागराज की पूंछ कहां है, लोअर लिमिट V1 पे, मुंह कहां है V2 पे। अब जो चीज कांस्टेंट होती है, नागराज उसका कुछ नहीं बिगड़ पाते, वो नागराज के पंजों से निकल के आ जाती है बाहर, तो पी एक्सटर्नल तो निकल के आ गया बाहर, डीवी रह गया V1 से V2, ठीक है ना। डीवी रह गया, ये कितना होगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, डीवी का इंटीग्रेशन V, लिमिट रख दी V2 माइनस V1। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन होता है। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। अगर यही प्रोसेस रिवर्सिबल होती, अगर यही प्रोसेस कैसी होती, यही प्रोसेस अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होती, तो पी एक्सटर्नल किसके बराबर होता, पी गैस के। और बेटे पी गैस के, और बेटे गैस का प्रेशर हर पॉइंट पर बदलता, क्योंकि जैसे जैसे तुम इसका वॉल्यूम चेंज करते प्रेशर भी चेंज होता। बॉयल्स लॉ, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, हाँ या ना। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बदलता वैसे वैसे प्रेशर भी बदलता। दैट मीन्स गैस का प्रेशर वेरिएबल रहता। तो W रिवर्सिबल बराबर क्या होता है, माइनस का P गैस DV, माइनस का P गैस DV। तो ये हो गया। आप देख रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला और रिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला अलग अलग आया है, अलग अलग आया है। दैट मीन्स वर्क जो है ये टाइप ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहीं से जस्टिफाई हो जाता है कि वर्क इज अ पाथ फंक्शन, क्योंकि अगर ये पाथ फंक्शन नहीं होता तो अलग अलग केस में वर्क डन का फॉर्मूला अलग अलग निकल के नहीं आता। तो दो अलग अलग फॉर्मूले से ये बात बिल्कुल क्लियर कट जस्टिफाई हो गई कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन एक पाथ फंक्शन होता है, ठीक है ना। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन एक पाथ फंक्शन होता है। अब देखो यूनिट ऑफ पीवी वर्क, यूनिट ऑफ पीवी वर्क। पीवी वर्क की यूनिट क्या होती है, पीवी वर्क का जो फॉर्मूला है वो है पीडीवी। पीडीवी तो इसकी यूनिट होती है इंटीग्रल ऑफ पीडीवी। प्रेशर की यूनिट क्या होगी, एक तो होती है लीटर एटमॉस्फेरिक, ठीक है ना, एक तो होती है लीटर एटमॉस्फेरिक, और एक होती है प्रेशर की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर, जिसे हम लोग कहते हैं जूल। और 1 लीटर एटमॉस्फेरिक बराबर जो होता है वो होता है 101.3 जूल। ये रिलेशन आपको याद रखना है, 101.3 जूल, ठीक है ना, 101.3 जूल। क्लियर। तो ये इसकी यूनिट होती है 1 लीटर एटमॉस्फेरिक, 101.3 जूल। इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहला दो बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है आपको, पहली बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि अनलाइक मैकेनिकल वर्क, पीवी वर्क जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। पीवी वर्क जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब पीवी वर्क जो होता है सिस्टम सराउंडिंग पर भी कर सकता है, सराउंडिंग सिस्टम पर भी कर सकती है। मैकेनिकल वर्क में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और इसलिए हम लोगों को साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है।
ये साइन कन्वेंशन मैंने आपको कल भी बताई थी, इसलिए हमको साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है ताकि हमें यह पता लग जाए कि कब वर्क डन सिस्टम ने सराउंडिंग पर किया और कब सराउंडिंग ने सिस्टम पर किया, ताकि हमें यह पता लग जाए कि कब सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क डन किया, कब सराउंडिंग ने सिस्टम पर वर्क डन किया। यह पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन का प्रयोग करेंगे। मैंने आपसे कहा था हर वो चीज जो सिस्टम पर करोगे वो हमारे यहां पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो सिस्टम को एनर्जी देगी। हर वो चीज जो सिस्टम खुद करेगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो कराने के लिए हमने अपने फॉर्मूले में बाहर नेगेटिव लगाया है। जैसे W बराबर -P डेल्टा V। फॉर एग्जाम्पल इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन निकाल रहे हैं, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, यही तो आ रहा है। फॉर एक्सपेंशन गैस कब करेगी, जब पिस्टन ऊपर चलेगा, और पिस्टन को ऊपर कौन ढकेलेगा, पिस्टन को ऊपर कौन ढकेलेगा, गैस खुद। तो वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब हुआ एक्सपेंशन ऑफ गैस। वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब हुआ कंप्रेशन ऑफ गैस। ठीक है ना। तो बेटा फॉर एक्सपेंशन क्या मैं आपसे कह सकता हूं V2 जो कि फाइनल वॉल्यूम है वो V1 से बड़ा होगा, तो ये माइनस इसलिए लगाया ताकि वर्क डन नेगेटिव आए। इस माइनस का सिग्निफिकेंस ये जो बाहर वाला माइनस है ना, ये पॉजिटिव आगे नेगेटिव लगा है, क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। कंप्रेशन का मतलब तुम पिस्टन को दबा रहे हो, और तुम अगर पिस्टन को दबा रहे हो तो फाइनल वॉल्यूम विल बी लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, W बराबर पॉजिटिव। ठीक है। इसलिए हम लोग ये साइन कन्वेंशन को सेट करने के लिए बाहर माइनस लगा के चलते हैं ताकि आंसर हमारा ऐसे ऐसे आए। ठीक है। एक और बात, तीसरी बात, इफ इन प्रॉब्लम, ये करेक्शन अभी आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये करेक्शन बिल्कुल रिसेंटली हुआ है, 2 साल पहले ही। नीट वालों ने बैंड बजाई थी बच्चों की, नीट 2019 में बच्चों के साथ ये खेल किया था, नीट वालों ने, NTA वालों ने ये खेल किया था बच्चों के साथ। तो ये करेक्शन अभी किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज है। तो यदि प्रॉब्लम में वर्क डन बाय द गैस पूछा जाए, इज आस्क्ड, द करेक्ट आंसर विल बी वन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ओनली। जैसे वो हमसे वर्क पूछे कि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में वर्क डन कितना हुआ, तो जो भी आंसर आएगा नेगेटिव के साथ वो आप टिक मारेंगे। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में पूछ लिया वर्क डन बाय द गैस, बट ऑब्वियस है कि आंसर एक्सपेंशन में नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर उसने वर्क डन बाय द गैस पूछ लिया, मतलब नेगेटिव उसने अंदर डाल दिया, वर्क डन बाय द गैस मतलब वर्क डन विल बी नेगेटिव, तो इसका मतलब फिर वो आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो अगर मान लो आपका आंसर आ रहा है -300 और पेपर में आंसर है -300 और +300, तो आप आंसर +300 वाला टिक मार के आएंगे, -300 वाला आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ये NTA ने किया था लास्ट ईयर 2019 में, लास्ट ईयर 2019 में किया था, और टॉपर के अलावा नीचे की रैंकें सब पलट गई थी, क्योंकि टॉपर वाले को पता नहीं कैसे ये ब्रेन वेव आ गया था कि उसने क्वेश्चन छोड़ दिया था। उसके अलावा बाकी सारे बच्चों की रैंकें पलट गई थी, 4-4 नंबर ऊपर नीचे हो गए, तो रैंकें ऊपर नीचे हो गई थी, जिनका सही था उनका गलत हो गया था। पहले उन्होंने आंसर नॉर्मल वाला दिया था, -300 वाला ही, वो क्वेश्चन भी मैं भी कराऊंगा। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाय द गैस, तो आप आंसर केवल वही वाला टिक मारेंगे बच्चों जिस आंसर में केवल मैग्नीट्यूड दिया होगा, साइन नहीं दिया होगा। तो विद साइन वाला आंसर आप लोग टिक नहीं करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड वाला आंसर टिक करेंगे। अगर सिंपली वर्क डन पूछा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप विद साइन वाला टिक करेंगे। लास्ट, इरिवर्सिबल प्रोसेस,
ये बात वैसे मैं बार बार बोलूंगा। एक तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की पहचान, आप कैसे पकड़ेंगे कि प्रोसेस इरिवर्सिबल है। कहीं पर भी अगर आपको शब्द दिख गया सडनली या सडन प्रोसेस, ऐसा वर्क डन कहीं भी अगर आपको ऐसा भी कोई दिख गया, या फिर आपको यह शब्द दिख गया अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो समझ जाइए आपको इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगाना है। एक बात। दूसरी बात, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस केवल 3 इक्वेशंस काम करती हैं। एक तो पीवी बराबर एनआरटी काम करती है, एक डब्ल्यू इरिवर्सिबल बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी काम करती है, और एक काम करता है फ्लोट। इरिवर्सिबल इक्वेशन इन तीनों के अलावा चौथी इक्वेशन को फॉलो ही नहीं करता। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऑल यू कैन अप्लाई इज दिस, ऑल यू कैन अप्लाई इज दिस। आप इसके अलावा कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, इसके अलावा आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं लिख दूंगा ओनली फॉर्मूलाज एप्लीकेबल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूले हैं जो इरिवर्सिबल प्रोसेस पे काम करेंगे। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला इरिवर्सिबल प्रोसेस पे काम ही नहीं करेगा। ठीक है, काम ही नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपांड is allowed to expand from 1 liter to 10 liter against constant external pressure of 1 bar. Find the Vardan in joule. Find the Vardan in joule. किलो जूल। ठीक है ना, -9, -10, -0.9, -2। एक यूनिट और होती है इसकी, लीटर एटमॉस्फेरिक, और वॉल्यूम की यूनिट लीटर और प्रेशर की यूनिट बार, लीटर बार। 1 लीटर बार बराबर क्या होता है, हल्का सा अंतर होता है, 100 जूल। 1 लीटर बार बराबर क्या होता है, 100 जूल होता है। ठीक है, 1 लीटर एटमॉस्फेरिक बराबर 101.3 जूल, 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल। तो फाइंड द वर्डन इन किलो जूल निकालते हैं। हमें कैसे पता है रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये प्यार भरे 3 शब्द हमें दिए हुए हैं, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। वैसे अगर हमें नहीं भी पता होता तो भी हम वही लगाते, क्योंकि अभी हमें वही तो आता है, अभी हमें वही तो आता है, तो हम वही फॉर्मूला लगाते ना। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार, तो W बराबर -P एक्सटर्नल डेल्टा V। 1 बार का प्रेशर है 10 - 1, -9 लीटर बार। लीटर बार को जूल में चेंज कर दो, 100 जूल। आंसर किलो जूल में चाहिए, 0.9 किलो जूल। सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया ना। क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना, सी ऑप्शन आंसर आएगा, सी ऑप्शन। in a thermodynamic process a gas
expands from 1 liter to 7 liter suddenly against an external pressure of 2 liter atmospheric. Find the work done by the gas. ये है वो ऐतिहासिक क्वेश्चन जिस क्वेश्चन ने पूरी मैरिट ही गड़बड़ा दी थी। नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने भाई साहब पूरी मैरिट का सत्यानाश मार दिया था। प्लस 30 लीटर एटमॉस्फेरिक, माइनस 30 लीटर एटमॉस्फेरिक, प्लस 18 लीटर एटमॉस्फेरिक, ध्यान देना है। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है आपको, इस यहां से जज हो गया इरिवर्सिबल है। दूसरी बात सडनली दे रखा है, यहां से जज हो गया इरिवर्सिबल है। दोनों ही केसों से जज हो गया कि प्रोसेस जो है वो कैसी है, वो है इरिवर्सिबल। क्या है? इरिवर्सिबल है। ठीक है, इरिवर्सिबल है। सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो हमने वर्क डन निकाला, लेकिन उसने क्वेश्चन में वर्क डन बाय द गैस पूछा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन बाय द गैस? लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? वर्क डन बाय द गैस पूछा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन बाय द गैस? प्लस 30 लीटर एटमॉस्फेरिक। ए ऑप्शन आ जाएगा प्लस 30 लीटर एटमॉस्फेरिक। ठीक है ना, वर्क डन बाय द गैस आ जाएगा निकल के प्लस 30 लीटर एटमॉस्फेरिक। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है। बाय द गैस का मतलब माइनस साइन इसी में समा गया। बाय द गैस का मतलब क्या हो गया? माइनस साइन इसी में समा गया। बाय द गैस पूछने का मतलब हो गया कि माइनस साइन अंदर समा गया। तो इसका मतलब अब वो पूछ रहा है कि अपने को मैग्नीट्यूड बता दो भाई वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस का क्या काम था? वर्क डन ये बताना कि वर्क डन गैस ने किया है, और वो क्वेश्चन में पूछ ही रहे गैस ने कितना वर्क डन किया। तो वर्क डन जो किया गैस ने वो माइनस 30 का थोड़ा कर देगा कोई चीज वर्क डन यार। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ही तो पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ही तो पूछ रहा है। तो वो कितना हो गया? 30 लीटर एटमॉस्फेयर। तो आंसर होगा ए ऑप्शन। एनटीए वालों ने पहले इसका बी ऑप्शन सही माना था। फिर बाद में जब उन्होंने फाइनल आंसर की थी पेपर वाले दिन, जिस दिन रिजल्ट आना था उससे 2 घंटे पहले फाइनल आंसर की आई विद करेक्शन। उसमें माइनस 30 की जगह प्लस 30 कर दिया। अब सोचो अगर कट ऑफ 600 नंबर पे गई और जिस बच्चे के 604 नंबर हो या 604 नंबर हो, उसके 5 नंबर सीधे कम हुए, 599, एक नंबर से एमबीबीएस में सिलेक्शन रुक गया। सोचो कितना भारी क्वेश्चन है ना। तो ये गड़बड़ आपके साथ ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। किताबों में हालांकि अभी भी आपको माइनस 30 ही आंसर सही मिलेगा, क्योंकि किताबें अभी अपग्रेड नहीं हो पाई हैं। मैं जल्दी अपग्रेड हो गया हूं। मैं क्या हो गया हूं? मैं जल्दी अपग्रेड हो गया हूं, है ना। एक क्वेश्चन और देखो। 10 मोल ऑक्सीजन is filled in a 5 liter cylinder. 5 liter cylinder due to a hole in cylinder, all oxygen leaks out to
a room with temperature 27 degrees Celsius and 1 atm. Find the work done in this process. Find the work done in this प्रोसेस. ठीक है, आपको वर्क डन निकालना है इस प्रोसेस के अंदर. आपके ऑप्शन है ए -246 लीटर एटमॉस्फेरिक प्लस 241 लीटर एटमॉस्फेरिक -241 लीटर एटमॉस्फेरिक प्लस 246 लीटर एटमॉस्फेरिक. ये क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की भाषा को समझ लो. वो कह रहा है 5 लीटर का सिलेंडर है जिसमें तुमने 10 मोल ऑक्सीजन भर रखी है. 5 लीटर का सिलेंडर है जिसमें तुमने क्या भर रखी है, 10 लीटर ऑक्सीजन. अब इस सिलेंडर में हो गया एक छेद, तो सिलेंडर में अगर ऑक्सीजन भरी तो हाई प्रेशर पे भरी होगी, ये तो तय है. और सिलेंडर के अंदर उसने पूरा का पूरा वॉल्यूम घेर रखा होगा 10 लीटर. ठीक है, ये सिलेंडर से बाहर निकलने शुरू कर दी, एक कमरे में निकल के बाहर आ गई. और इस कमरे का टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है. और पी कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक है. तो एक बात तो आपको यह समझनी होगी कि जो इस सिलेंडर के लिए एक्सटर्नल प्रेशर था वो कितना था, 1 एटमॉस्फेरिक था. भाई कमरे का जो प्रेशर होगा वही एक्सटर्नल प्रेशर होगा. एक बात, कमरे का प्रेशर ही तो एक्सटर्नल प्रेशर होगा सिलेंडर के लिए. तो बेसिकली जो एक्सपेंशन हो रहा है वो 1 एटीएम के अगेंस्ट हो रहा है. क्यों हो रहा है 1 एटीएम के अगेंस्ट? गैस यहां पर हायर प्रेशर पे होगी, यहां लोअर प्रेशर पे आएगी और एक्सपांड करती रहेगी. जैसे जैसे यहां से गैस निकलेगी वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा और गैस निकल के कमरे में फैलती जाएगी. कब गैस का एक्सपेंशन रुकेगा, जब गैस का फाइनल प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा. इसका मतलब जब गैस 1 एटीएम, जब गैस क्या थी, 1 एटीएम थी, है ना, 1 एटीएम थी, तब ये पीएक्सएल के बराबर है. किसके बराबर है, पीएक्सएल के बराबर. तो भाई गैस का प्रेशर जब फाइनली 1 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा तो गैस रुक जाएगी एक्सपांड करना. तो फाइनली गैस का प्रेशर 1 एटीएम हो गया, टेम्परेचर वो हो गया जो कमरे का टेम्परेचर है. तो हमें निकालना पड़ेगा भाई साहब फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी. तो पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी. 1 एटीएम इसका वॉल्यूम हो गया, वी मेरे को चाहिए 10 मोल ऑक्सीजन है, आर को लीटर एटमॉस्फेरिक में रखना है, 1/12 रख देते हैं. टेम्परेचर हो गया 300. यहां से वी कितना आ जाएगा, 250 लीटर. कैसे, 25. ठीक है, फाइनल वॉल्यूम कैसे कितना हो गया, 250 लीटर हो गया. वर्क डन होगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1. पी एक्सटर्नल कितना बताया मैंने अभी आपको, 1 एटीएम, क्योंकि कमरे के अंदर 1 एटीएम होगा. 250 लीटर कमरे का वॉल्यूम होगा और 5 लीटर इसका इनिशियल वॉल्यूम होगा. तो ये आ गया -245 लीटर एटमॉस्फेरिक. क्या उसने वर्क डन बाय द गैस पूछा है, नहीं पूछा है. तो वर्क डन बाय द गैस नहीं पूछा है तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है वही आंसर हुआ. तो -245 या -246 के आसपास आंसर मैच कर जाएगा. ठीक है ना, -246 के आसपास इसका आंसर जो होगा वो मैच कर जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से कहानी ये हो जाएगी. क्लियर है.
बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, वो पी एक्सटर्नल हो गया। वही गैस का फाइनल प्रेशर भी होगा, क्योंकि गैस तब तक एक्सपैंड होती रहेगी जब तक उसका प्रेशर 1 atm के बराबर नहीं हो जाता, जब तक उसका प्रेशर 1 atm के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्लॉट। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या फिर फ्लॉट। देखो, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जितने भी हैं, वट एवर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर देयर, ऑल द लॉज आर बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड लॉज। किसी भी लॉ का कोई भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, कोई भी थियोरी नहीं है। ठीक है ना, कोई भी थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी थियोरी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फ्लॉट जो है, वो एक्सपीरियंशियल लॉ है, एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। जो दुनिया में चीजें होती गई, देखी गई, उन्हीं चीजों के ऊपर वो लॉ बनाया गया है। ठीक है, तो दुनिया में जो चीजें देखी गई हैं उसमें देखा गया है कि जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। तो फर्स्ट लॉ जो है बेसिकली वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग एल्स but the statement of law of conservation of energy. First law of thermodynamics is nothing else but it is the statement of what? It is the statement of law of conservation of energy. क्या होता है law of conservation of energy? Law of conservation of energy ये कहता है that energy can neither be generated नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही इसे खत्म कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। उसको केवल हम वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम केवल क्या कर सकते हैं? वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो कहानी है वो ये है कि एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है भाई, क्या मतलब है इसका? देखो, सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है? ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 है। ये क्या है? ये एक सिस्टम है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है? U1 है। तुमने सिस्टम को हीट दे दी Q की, सॉरी हीट तो नीचे से दोगे ना यार। तुमने सिस्टम को हीट दे दी Q की, तुमने सिस्टम पर वर्क कर दिया W का। जब सिस्टम का हीट और वर्क दोगे तो हीट और वर्क क्या होते हैं? मोड्स ऑफ एनर्जी चेंज होते हैं। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। फाइनल स्टेट में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हो गई U2। अब बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिर फ्लॉट से मुझे पता है कि जो इसकी इनिशियल टोटल एनर्जी होगी वही इसकी फाइनल टोटल एनर्जी होगी। तो फाइनली इसके पास कितनी एनर्जी है? U2 है। वो U2 किसके बराबर होगी? U1 प्लस Q प्लस W। U1 प्लस Q प्लस W। U1 प्लस Q प्लस W। ठीक है, U2 माइनस U1 होगा Q प्लस W के बराबर। U2 माइनस U1 होगा Q प्लस W के बराबर। ठीक है ना, ठीक है। या फिर मैं लिख दूंगा डेल्टा U बराबर Q प्लस W। डेल्टा U को लिख सकता हूं क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है
और स्टेट फंक्शन के लिए मैंने बताया था चेंज बराबर होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ का केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये स्टेटमेंट होता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। इसे हम लोग फ्लॉट कहते हैं। इसमें वही साइन कन्वेंशन फॉलो होती है जो साइन कन्वेंशन हम लोग शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, वर्डन की और हीट की, जो मैंने आपको कल भी बताई थी, ठीक है ना। द सेम साइन कन्वेंशन वी विल फॉलो हियर, जो हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके हैं, वही सेम साइन कन्वेंशन हम लोग यहां पर भी फॉलो करेंगे, ठीक है। वही सेम साइन कन्वेंशन हम लोग यहां पर भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस a system does 10 joule work and accepts 2 calorie heat. Change in internal energy, change in of the system is, change in internal energy of the system हमें निकालना है, प्लस 2 जूल माइनस 2 जूल प्लस 4 जूल माइनस 4 जूल, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक सिस्टम जो है वो कितना वर्क कर रहा है, 10 जूल वर्क कर रहा है, 2 कैलोरी हीट ले रहा है, ठीक है। आपको निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। सिस्टम 2 कैलोरी की हीट ले रहा है तो हीट प्लस की होगी, सिस्टम 10 जूल का वर्क डन कर रहा है माइनस का होगा। ये तो -8 आ रहा है, माइनस तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, माइनस तो कोई ऑप्शन, ये 8 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्यों गड़बड़ हो गई, यूनिट्स में अंतर है, ये जूल है ये कैलोरी है, ये जूल है और ये कैलोरी है, यूनिट का ध्यान रखना है। यहां पर आपको एक कन्वर्जन फैक्टर भी दिया है, 1 कैलोरी बराबर 4 जूल, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे किसी भी यूनिट में कुछ भी मत जोड़ देना, समझ गए, ये नहीं कुछ भी जोड़ दिया, यूनिट कन्वर्ट जरूर कर लेना। वर्क डन बाय द सिस्टम 10 जूल या फिर -10 जूल, हीट accepted by the system is 2 calorie 8 joule, ठीक है। So delta U is Q plus W, 8 minus 10 is equal to -2 जूल। -2 जूल से ये घटेगी, -2 जूल से ये घटेगी, ठीक है। तो ये याद रखना कि यूनिट सेम ही ऐड होंगी, जूल में कैलोरी मत जोड़ाना या कैलोरी में जूल मत जोड़ाना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। पता चला जूल में जूल जोड़ दिया तभी सही होगा, जूल में कैलोरी या कैलोरी में जूल मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा, समझ गए। यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना, ठीक है भाई साहब। ऐसे केस में समझ रहे हो ना, ऐसे केस में ये ध्यान रखना कि यूनिट्स जो है वो सेम रहे, वरना मामला हो जाएगा गड़बड़, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, a gas is allowed to expand in a well insulated container
well insulated container against a constant external pressure of 2.5 atmospheric, constant external pressure of 2.5 atmospheric, है ना। टू 2.5 atmospheric from a volume of 2.5 liter to 4.5 liter, है ना। The change in internal energy of the gas is A minus 500 joule plus 500 joule, C plus 505 joule, D 1136.25 जूल। नीट 2017 का क्वेश्चन है, नीट 2017, ठीक है ना। गैस है, इसको एक्सपैंड कराया है वेल इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर। वेल इंसुलेटेड कंटेनर का क्या मतलब हो गया, हीट हो गई जीरो, हीट क्या हो गई जीरो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल इंसुलेटेड कंटेनर, हीट हो गई जीरो। अब अगर हीट हो गई जीरो तो फ्लॉट से हमसे पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हो गया जीरो। दैट मींस डेल्टा यू बराबर इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्णन, डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्णन। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्णन कैसे निकालेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 माइनस 2.5 इंटू 2 5 लीटर एटमॉस्फेरिक, 1 लीटर एटमॉस्फेरिक कितना होता है 101.3, तो आ जाएगा माइनस 506.5 जुल, 506.5 जुल। इस तरह से वेल इंसुलेटेड कंटेनर है, क्यू बराबर जीरो हो गया, इंसुलेटेड बाउंड्री हीट को पास होने नहीं देगी, इंसुलेटेड बाउंड्री हीट को पास होने नहीं देगी, है ना। तो इंसुलेटेड बाउंड्री हीट को पास होने नहीं देगी, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आ गया, एक्सपेंशन हुआ है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा माइनस 505 जूल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यह आया है नीट 2000, किसका क्वेश्चन है ये, नीट 2017 का क्वेश्चन है, 2017 में आया था, नीट 2017 में आया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं फ्लॉट के, ध्यान दो। अब देखते हैं फ्लॉट की एनालिसिस करते हैं। नाउ लेट अस एनालाइज फ्लॉट फॉर डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कि अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए फ्लॉट कैसे लगाया जाता है या फ्लॉट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स के लिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए हाउ डू वी अप्लाई फ्लॉट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेसेस, वो हमें पता लगेंगी। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एनालाइज फ्लॉट। अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए हम इसे एनालाइज करेंगे। Whatever results will come, we will use these results in coming lecture, जब मैं आपको रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्णन पढ़ाऊंगा तब, ठीक है ना। जब मैं आपको रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्णन पढ़ाऊंगा
तो इन दैट लेक्चर जहां पर हम रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्णन करेंगे, उस जगह पर आप देखेंगे कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है उसमें फ्लॉट का यूज हम करने जा रहे हैं। जैसे पहला है, सबसे पहली प्रोसेस होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी प्रोसेस हम अपने कल वाले सिलेंडर पिस्टन सिस्टम पे कर रहे हैं, जिसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। जिसके अंदर क्या भरी हुई है? आइडियल गैस भरी हुई है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम सारी की सारी प्रोसेस जो कर रहे हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस पे कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? गैस का टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस का क्या रहेगा? टेम्परेचर वो रहेगा कांस्टेंट। डेल्टा टी होगा 0। आपको बताया था आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो गैस की इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। सो डेल्टा यू बराबर बाई फ्लॉट, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, यो हो लिया 0, तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू। कहने का क्या मतलब है? अगर तुम सिस्टम को हीट देते हो तो हीट पॉजिटिव होगी, बर्डन नेगेटिव हो जाएगा। सिस्टम को अगर हीट देते हो तो सिस्टम उतने का ही वर्णन कर देगा। W बराबर पॉजिटिव। और अगर सिस्टम पर वर्क करते हो, सिस्टम उतनी ही हीट बाहर निकाल देगा। इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है ये आइडियल प्रोसेस होती है। असलियत में आपको आइसोथर्मल प्रोसेस होती हुई कभी नहीं दिखेगी। द ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस यू विल ऑब्जर्व इन नेचर इज फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे बॉइलिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, और वो भी केवल विशेष टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पर, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा कोई ऐसी प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी जो कंप्लीटली आइसोथर्मल हो, क्योंकि Q बराबर माइनस डब्ल्यू असलियत में पॉसिबल ही नहीं है। मैं स्लॉट में साबित कर दूंगा, मैं स्लॉट में यह बात साबित कर दूंगा। इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है प्यारे बच्चों, वो आइडियल प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? आइडियल प्रोसेस होती है। ठीक है, अब आओ आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस, अडियाबेटिक प्रोसेस। अडियाबेटिक प्रोसेस, अडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम हीट नहीं लेता, सिस्टम हीट नहीं लेता, ना लेवत है ना देवत है। इसका मतलब सिस्टम की जो वॉल्स होंगी, सिस्टम की जो बाउंड्री होगी वो इंसुलेटेड होगी। सिस्टम की जो वॉल्स होंगी, सिस्टम की जो बाउंड्री होगी, दैट विल बी इंसुलेटेड। तो सिस्टम की जो बाउंड्री होती है वो इंसुलेटेड होती है, क्योंकि सिस्टम जो होता है वो हीट नहीं लेता, हीट नहीं देता। बाई फ्लॉट डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हो गया 0। डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू। डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू का क्या मतलब है बेटे? डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू का मतलब यह है बेटे कि सिस्टम के अंदर जो भी वर्क डन होगा दैट विल बिहेव एज अ स्टेट फंक्शन। वर्क डन विल बिहेव एज स्टेट फंक्शन, क्योंकि W डेल्टा U के बराबर है और डेल्टा U स्टेट फंक्शन के लिए डिफाइन होता है U के लिए, तो इसका मतलब इस समय वर्क भी स्टेट फंक्शन है। वर्क भी क्या है? स्टेट फंक्शन है। हम सर ये क्यों नहीं कह सकते कि इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन है? क्योंकि पाथ तो बेटे फिक्स है ना डियाबेटिक, एक फिक्स प्रोसेस के लिए तो ऐसा हो रहा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि U एक पाथ फंक्शन है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस पाथ का जो वर्क है, स्पेशली इस पाथ का वर्क, वो इंटरनल एनर्जी के बराबर है। वो किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी के बराबर।
ठीक है। अच्छा, फॉर आइडियल गैस U is function of temperature. That means U is function of temperature. तो for expansion, अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा हो, और कैसे हो रहा हो, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा हो, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए, फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा हो और वो एडियाबेटिकली हो रहा हो, तो एडियाबेटिकली एक्सपेंशन के लिए वर्क डन बराबर होगा नेगेटिव, जो कि डेल्टा यू के बराबर होगा। डेल्टा यू नेगेटिव, इसका मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लेस देन जीरो, इसका मतलब यू फाइनल इज लेस देन यू इनिशियल। इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब क्या कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो इस घटना को हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक कूलिंग, एडियाबेटिक कूलिंग, एडियाबेटिक कूलिंग कहते हैं इसे। मतलब एडियाबेटिक एक्सपेंशन जब भी कभी किसी गैस का करवाइएगा तो हमेशा आप देखेंगे कि उस गैस को, वो गैस ठंडी हो जाएगी, वो गैस ठंडी हो जाएगी, वो गैस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। द सेम फंक्शन बिहेव्स एज, द सेम थिंग बिलोंग्स टू एसी। एसी और फ्रिज में यही कहानी होती है। एसी और फ्रिज के अंदर क्या होता है, पीछे एक कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है, जिस कंप्रेसर के नाम से हम टन डिफाइन करते हैं एसी का। 1 टन का एसी, 2 टन का एसी, वो जो टनेज होती है ना एसी की, दैट टनेज इज डिफाइंड फॉर द फोर्स विच कैन बी अप्लाइड बाय द कंप्रेसर ऑन द गैस। तो वो गैस को करता है कंप्रेस, और फिर तुम एसी चलाते समय कमरा भी बंद कर लेते हो, और फ्रिज के गेट में वो रबड़ की वो लगी होती है, तो तुम एडियाबेटाइज हो गए, तुमने इंसुलेट कर दिया कमरे को। अचानक से जैसे ही तुम क्या करोगे, क्या करोगे, हवा आएगी बाहर कमरे में, तो कंप्रेसर छोटा सा होता है, उसमें हवा बिल्कुल हाई प्रेशर पे कंप्रेस होती है, बाहर आएगी कमरे में एक्सपैंड करेगी, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, कूलिंग होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए एसी कमरा ठंडा होता है। कूलर की तुलना में एसी बारिशों के दिनों में यूजफुल होता है। क्यों? कूलर पानी में से ठंडक खींचता है, एसी ऐसा कुछ नहीं करता, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर नहीं खींचता। दैट इज वाई एसी की जो हवा होती है वो नॉन ह्यूमिड होती है। एसी की जो हवा होती है वो क्या होती है बेटे, वो नॉन ह्यूमिड होती है। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है नॉन ह्यूमिड। ठीक है, उल्टा करिएगा तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होती है, एडियाबेटिक कंप्रेशन में होती है हीटिंग। फ्रिज के एसी के पीछे जो कंप्रेसर लगा होता है वो भी एक एडियाबेटिक सिस्टम होता है। तो आप देख लीजिए कि फ्रिज और एसी जो होता है उसके पीछे खूब खूब गर्म हवाएं निकलती हैं, खूब खूब क्या निकलती हैं, गर्म हवाएं निकलती हैं। खूब क्या निकलती हैं, गर्म हवाएं निकलती। समझ गए? तो ये कहानी है, क्लियर है? 2 प्रोसेस पे लग गया। अब आइए तीसरी प्रोसेस पे। तीसरी प्रोसेस है बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बेटे, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। गैस का क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, डेल्टा वी बराबर 0। वॉल्यूम कब कांस्टेंट होगा, अभी समझाऊंगा वॉल्यूम कब कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा डेल्टा वी बराबर 0। ठीक है, डेल्टा वी बराबर 0, डेल्टा वी बराबर 0, इसका मतलब वर्क डन भी, 0।
डेल्टा वी बराबर जीरो मतलब वर्कडन भी जीरो, डेल्टा वी बराबर जीरो मतलब वर्कडन भी जीरो। तो अगर मैं इस पर प्लॉट लगाऊं तो डेल्टा यू बराबर आएगा क्यू वी कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू जीरो हो गया, क्यू वी बराबर आ गया डेल्टा यू। कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई जो हीट होती है वो सिस्टम की केवल इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई जो हीट होती है वो सिस्टम की केवल इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है। तो हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम only changes its internal energy, only changes its internal energy or and in turn इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड होती है? टेम्परेचर पे। तो ये केवल गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, मतलब गैस का केवल क्या चेंज करेगी? टेम्परेचर चेंज करेगी। ये गैस का केवल क्या चेंज करेगी? टेम्परेचर चेंज करेगी, टेम्परेचर के अलावा कुछ भी चेंज नहीं करेगी। अब देखो, तुमने हीट दी, मान लो सिस्टम के पास केवल काइनेटिक एनर्जी जो है ट्रांसलेशनल है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 3/2 nRT। तुमने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। स्टेट्स ऑफ मैटर में क्वेश्चन कराया था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्या होता है? वेसल की वॉल पे टक्कर मारना है। तो गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा ताकत से वेसल की वॉल पे टक्कर मारेंगे। पहले हल्के हल्के मार रहे थे, अब एनर्जी बढ़ी, थोड़ा और तेज, 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 थोड़ा और तेज। लेकिन गैस का जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स की बढ़ी हुई ताकत का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंटेनर को। दैट मीन्स जो कंटेनर है ना, वो कंटेनर है रिजिड वॉल्ड कंटेनर। वो कंटेनर कैसा है? रिजिड वॉल्ड कंटेनर। कंटेनर क्या है? रिजिड वॉल्ड कंटेनर। कंटेनर का वॉल रिजिड है, जैसे लोहे का सिलेंडर, सिलेंडर होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम होता है ना। तुमने लोहे का सिलेंडर बना दिया तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम हो गया। समझ गए मेरी बात को? दूसरी बात, यू एक स्टेट फंक्शन है, तो हीट इन आइसोकोरिक प्रोसेस बिहेव्स एज अ स्टेट फंक्शन। आइसोकोरिक प्रोसेस की जो हीट होती है ये एक स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करती है। आइसोकोरिक प्रोसेस की जो हीट होती है वो एक स्टेट फंक्शन की तरह क्या करती है? बिहेव करती है। ठीक है, ठीक है दीदी, एनर्जी ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में गैस का प्रेशर रहता है कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस में गैस का प्रेशर रहता है कांस्टेंट। गैस के प्रेशर की कौन सी वो होती है? फॉर्मूला वर्क डन का कौन सा होता है गैस के प्रेशर का? माइनस पी गैस डीवी, माइनस पी गैस डीवी। तो अगर गैस के प्रेशर का वर्क डन होता है माइनस पी गैस डीवी, तो डब्ल्यू कितना होगा? पी गैस को बाहर निकाल लो, इंटेग्रल डीवी माइनस पी गैस। राजो सही से लिख ले रे बाबा, या फिर माइनस का पी डेल्टा वी। ठीक है, माइनस का पी डेल्टा वी। प्लॉट लगाओ जरा इस पे। बाई फ्लॉट कांस्टेंट प्रेशर की हीट प्लस डब्ल्यू
माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये कुछ हजम सा नहीं हो रहा, ये कुछ हजम सा नहीं हो रहा, इसको ठीक करते हैं। डेल्टा यू को लिखूंगा U2 माइनस U1 फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। डेल्टा वी को लिखूंगा P V2 माइनस V1, लिख सकता हूं फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, मान लो गैस का एक्सपेंशन हुआ या कोई भी वर्क डन हुआ तो वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज हो गया, एनर्जी U1 से U2 तक चेंज हो गई। इसको लिख दूंगा U2 प्लस PV1, सॉरी U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। कांस्टेंट प्रेशर पर दी गई हीट सिस्टम का कुछ तो चेंज कर रही है, सिस्टम का कुछ तो चेंज कर रही है, और वो कुछ एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि उसके लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं, और उस कुछ की वैल्यू U प्लस PV है। सिस्टम का कुछ तो चेंज कर रही है, दैट कुछ इज अ स्टेट फंक्शन एंड द स्टेट फंक्शन हैज अ वैल्यू ऑफ U प्लस PV। तो इसको मैं बोलूंगा QP बराबर H2 माइनस H1 बराबर डेल्टा H डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V को हमने क्या बोल दिया प्यारे प्यारे बच्चों, डेल्टा H बोल दिया। क्या बोल दिया? डेल्टा H, डेल H, डेल H, वेयर डेल H इज एंथैल्पी चेंज, वेयर डेल H इज where del H is enthalpy change, where del H is enthalpy change, जहां पर हम लोग del H को क्या बोलते हैं? enthalpy change बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज बोलते। क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या है? नहीं सर, क्योंकि यह स्टेट फंक्शन है। तो यहां पर भी मैं कह सकता हूं कि हीट इन आइसोबारिक प्रोसेस बिहेव्स एज स्टेट फंक्शन। तो हीट जो थी वो आइसोबारिक प्रोसेस थी, वो बिहेव करती है एज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है ना, आइसोबेरिक प्रोसेस में हीट जो होती है वो स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करती है। एक बात। दूसरी बात देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी सिस्टम को हीट दो, डेल्टा यू के बराबर होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम को हीट दो, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के बराबर होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी सिस्टम को हीट दो, डेल्टा यू के बराबर होगा और डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के बराबर। सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा। अगर इसके लिए भी डेल्टा टी और इसके लिए भी डेल्टा टी सेम हो तो मैं आपसे कहता हूं कि क्यूपी जो होगा क्यूवी से ज्यादा होगा। क्यों? कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट दोगे वो केवल सिस्टम के अंदर पड़ी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएगी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट दोगे वो सारी की सारी सिस्टम अपने पास रख लेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा और अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट दोगे वो दो काम करवाएगी, एक तो टेम्परेचर बढ़ाएगी, साथ में वर्डन भी करवाएगी। मतलब अगर क्यूवी मान लो लेटस से 100 है, किसी टेम्परेचर को चेंज करने में क्यूवी 100 है, तो तुमने क्यूपी दिया मान लो 100 ही दिया, तो 100 का केवल एक हिस्सा पहुंचा, 80 यहां पहुंचा और 20 यहां पहुंचा। लेकिन इसको तो कितना चाहिए फॉर सेम टेम्परेचर चेंज? 100 ही चाहिए। तो तुम्हें यहां पर 100 में कुछ और ऐड करना पड़ेगा, 50 और ऐड करना पड़ेगा, तब उसमें से 20 इसे और मिल गया और बाकी का 30 इसने खा लिया लेटस से। तो
सेम काम करने के लिए यहां तुम्हें 150 जूल हीट देनी पड़ी और यहां काम 100 जूल हीट में हो गया। इसका मतलब QP इज मोर देन QV होता है। अगर आपको सेम अमाउंट से टेम्परेचर को चेंज करना हो तो कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई हीट से ज्यादा होती है। और यही वजह होती है कि किचन में जब मम्मी खाना बनाती हैं या चाय बनाती हैं तो ढके हुए बर्तन में वो चाय जल्दी बनती है, क्योंकि ढका हुआ बर्तन एक कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम होता है। अंडे ढके बर्तन में जल्दी उबलते हैं, अंडे कवर्ड यूटेंसिल में जल्दी उबल जाते हैं। एग्स बॉयल फास्टर इन अ कवर्ड यूटेंसिल। व्हाई? बिकॉज कवर्ड यूटेंसिल इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम एज कंपेयर टू अ कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम जब होता है तो या तो कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम कब हो सकता है? या तो सिस्टम ओपन हो, लेकिन अगर ओपन सिस्टम होगा तो सारी की सारी गैस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम में हीट दोगे तो गैस बाहर भाग जाएगी, इसलिए ओपन तो नहीं हो सकता। दूसरा तरीका है क्लोज हो जाए। तो क्लोज कैसे हो सकता है? क्लोज हो सकता है क्लोज सिस्टम विद फ्लेक्सिबल वॉल्स। उसकी जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो फ्लेक्सिबल हो जाएं। उसकी जो दीवारें हैं वो क्या हो जाएं? वो फ्लेक्सिबल हो जाएं। सिस्टम की जो दीवारें हैं वो क्या हो जाएं? वो हो जाएं फ्लेक्सिबल विद फ्लेक्सिबल वॉल्स। क्यों? PV बराबर nRT। टेम्परेचर बढ़े तो V बढ़े, या फिर N बढ़े तो V बढ़े। जैसे साइकिल के टायर, हवा डालते हैं वॉल्यूम चेंज होता है, गैस के मोल चेंज होते हैं वॉल्यूम चेंज होता है ना। साइकिल के टायर भी कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। रबर के कोई भी बर्तन, गुब्बारा, बलून्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये बड़े सारे के सारे जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये सारे के सारे होते हैं कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम। ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम। ठीक है, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे अपनी कहानी को। कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा एंथैल्पी। कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा एंथैल्पी, ठीक है ना। इसके ऊपर कुछ कंसेप्चुअल्स बनते हैं वो कराऊंगा। कल पढ़ाऊंगा दो बड़ी मजेदार और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, एंथैल्पी और हीट कैपेसिटी। दोनों की ही आपको जरूरत पड़ेगी। तो कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा एंथैल्पी पढ़ाऊंगा और हीट कैपेसिटी पढ़ाऊंगा। ये दोनों ही बड़ी काम की क्वांटिटीज हैं जिनको हमें डील करना है, ठीक है ना। तो एंथैल्पी और हीट कैपेसिटी के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ लोग लंबे लेक्चर्स की डिमांड कर रहे हैं, सर थोड़े लंबे लेक्चर्स लीजिए, हमारे पेपर आ रहे हैं, है ना, हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो बेटा ये लेक्चर यूट्यूब पर हमेशा ही पड़े रहते हैं, आप जब चाहो तब देख सकते हो, ठीक है ना। एंड एज फार एज लेंथ इज कंसर्न, जहां पर मेरे को लगेगा किसी टॉपिक में मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है तो अपन वो ज्यादा टाइम भी लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब तक चीजें हंकी डोरी चल रही हैं चलने दो, क्योंकि बहुत लंबे लेक्चर से क्या होता है आपके अंदर भी एक बोरियत जनरेट होती है ना। और फिर वो लेक्चर जो होता है ना एक स्टेज के बाद फिर वो डाटा क्रंचिंग हो जाता है कि मैं बोल रहा हूं और आप केवल उसको सुन रहे हैं, इंटरेस्ट आना खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो चल रहा है चलने दो, तसल्ली से पढ़ो। ये ऑप्टिमम टाइम है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है ना। और ये जो 1 घंटे 14 1 घंटे 15 मिनट का लेक्चर है, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें मैं 1.5 घंटे से भी ज्यादा का आउटपुट निकाल के तुमको दे रहा हूं, क्योंकि अपन लेक्चर में टाइम तो बिल्कुल भी वेस्ट करते ही नहीं है ना। अपन तो लगातार पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। तो देख लो अपन ने कितना सारा पढ़ा दिया है ना भाई। तो अपन लोगों ने साथ में कितना सारा कर लिया। ओके, सो टाटा बाय बाय, कल मिलता हूं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।